गाइज, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक भी है। वर्णमाला हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे यूपी टेट हो, आरओ हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उच्चारण स्थान पूछ दिया, महाप्राण पूछ दिया, अघोष सघोष पूछ दिया, कुछ भी पूछेगा तो वो सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके इसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन हल करा दूंगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्णमाला किसे कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगला है वर्णमाला, हम एक दृष्टि में देखते हैं। हमने वर्ण तालिका भी बनाई है आप लोगों के लिए। वर्ण तालिका में हमने दो भाग किए हैं, पहला है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। वर्ण तालिका में जैसे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। तो हम व्यंजन को एक साइड कर देते हैं और पहले हम स्वर को पढ़ते हैं। तो स्वर को पहले पढ़ते हैं। तो स्वर कितने प्रकार का होता है? तो स्वर हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है? अ, ई, उ, री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है जिसको बोलने में कम समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जिसको बोलने में अधिक समय लगता हो। दीर्घ स्वरों की संख्या अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। हमने सब पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो 7 है ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। क्या है? दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। अब आते हैं हम व्यंजन पे। तो व्यंजन जो है हमारा वो कितने भागों में उसको बांटेंगे? तो व्यंजन को हम 5 भागों में बांटेंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन में वर्ण आते हैं क वर्ग से प वर्ग। क वर्ग से प वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 25। और ये ढ ढ ये जो है ये दोनों भी स्पर्श में आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हम लोगों के 27। अंतस्थ में क्या आते हैं? तो अंतस्थ में आता है य, र, ल, व। ये 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन अगर हमसे पूछे कि कितने होते हैं तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? श, 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 ह। आगत, आगत यानी कि जो बाहर से जो शब्द जो वर्ण बाहर से आए हैं उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे ज, फ, ये जो होता है ये आगत शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। कितने होते हैं आगत शब्द? आगत वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं। कितने हैं आगत वर्ण? 2। कौन सा? ज और फ। संयुक्त का क्या तात्पर्य है? तो संयुक्त मतलब जो 2 शब्दों से या 2 अक्षर 2 वर्ण से मिलके बने हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखते हैं। आगे है, देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। टोटल कितने व्यंजन हो गए? 33। ढ और ढ को छोड़कर कितने हो गए? 33। इन दोनों को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 35। लेकिन इन दोनों को हमने काउंट नहीं किया है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। यहाँ कुल व्यंजन नहीं है। कुल व्यंजन देखिए यहाँ है। आप इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 41, 27,
चार 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 जब काउंट करेंगे तो कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा, 41। तो यही हमारा कितना हो गया, कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41। स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। टोटल कितने हो गए, 52। वर्णमाला कितने हो गए, 52। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का जो अर्थ होता है वो होता है, हिंदी वर्णमाला को हम एक बार फिर से देखते हैं। पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है, फिर से देखना या दोहराना। तो हम फिर से दोहराते हैं। तो हम देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर हमसे पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर हम उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। क्योंकि हमें याद रखना है, व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण कभी भी स्वर के बिना सहायता से नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्वर जो होता है, स्वर को बोलने के लिए किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। स्वर अपने आप में क्या है, पूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन जो होता है, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगला है, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी हमने इससे पहले बताया, जस्ट अभी, कि जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता हो, अल्प समय लगता हो, उसे हम ह्रस्व स्वर, यानी कि ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा। ह्रस्व मतलब कम भी होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता हो या हम ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अभी हमने बताया कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, अब हम स्वर पूरा डिटेल करेंगे आप लोगों को। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त स्वर, आगत स्वर, ये सभी मैं स्वरों के बारे में आपको बताऊंगी। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। अ, ई, उ, री, यही हमने बताया था। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। मूल स्वर, मूल स्वर जो होते हैं, यानी कि मूल स्वर किसे कहते हैं, उन्हीं स्वरों से सभी स्वरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, उसे ही हम मूल स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या भी कितनी है, 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कितनी है, 7। कौन कौन सी, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ संधि स्वर की संख्या कितनी है, तो दीर्घ संधि स्वर की संख्या 3 होती है। दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि स्वर उसे कहते हैं जो दो स्वरों को जोड़ के बना हो। संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो जो दो संधि को जुड़ के बनता है उसे कहते हैं दीर्घ संधि स्वर। कौन कौन से, आ, ई, उ। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर कहते हैं उसे जो दो स्वरों से मिल के बना हो। किससे, दो स्वरों से या दो से अधिक स्वरों से भी मिलके बना हो, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर, आगत स्वर का मतलब जो बाहर से आया हो स्वर, वो कौन सा है, तो वो स्वर है आ। कौन सा है, आ। ये जो है आगत स्वर है। क्या है, आगत स्वर है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा।
आगे देखते हैं, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा से क्या तात्पर्य है? जिह्वा से तात्पर्य है कि बोलने के आधार पे, जैसे उच्चारण स्थान सभी का क्या होता है? अलग अलग होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यही 3 प्रकार जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद होते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, ये सब क्या है? अग्र स्वर, यानी कि हम जीभ के आगे वाले हिस्से से इसका उच्चारण करते हैं। मध्य स्वर यानी कि जीभ के बीच वाले हिस्से से किसका उच्चारण करते हैं? अ का। किसका? अ का। पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से करते हैं। ये हमारा जिह्वा हो गया। देखिए, ये हमारा जिह्वा हो गया। ये जो है अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, और ये क्या है? पश्च भाग है। तो अग्र भाग से ई, ए बोलते हैं, मध्य भाग से अ बोलते हैं, पश्च भाग से यानी कि पिछला भाग से आ, उ, ओ, औ, आ, ये सब किससे बोलते हैं? पश्च भाग से बोलते हैं, जीभ के पिछले भाग से। आगे देखते हैं, आगे जो है आगे है संवृत स्वर। कौन सा? संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संवृत स्वर वो होते ई, उ, यानी कि जिनको बोलने में क्या होता है? संवृत। मुंह हमारा क्या होता है? थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलता है। ई, उ, इसमें क्या होता है? मुंह थोड़ा खुलता है। अर्ध स्वर समृत कौन कौन से हैं? ए, ओ। अर्ध स्वर मतलब समृत स्वर से थोड़ा कम खुलता है, ए, ओ। विवृत यानी कि आ, ए, इन सबों में क्या? मुंह का जो भाग होता है वो ज्यादा खुलता है, उसे कहते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर का मतलब विवृत से थोड़ा कम, ए, ओ, आ। इस सब में क्या है? मुंह का विवृत से थोड़ा कम भाग खुलता है। अनुस्वर, अनुस्वर किसे कहते हैं? कुछ लोग इसी को अनुस्वार कहते हैं। अंक और अह, अंक जो है उसको कहते हैं अनुस्वर और अह को कहते हैं विसर्ग। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था वो हमारा कि स्वरों की संख्या 11 थी, लेकिन अगर हमसे पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन जो है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन हम उसे कहते हैं वर्णों को, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए या बोला जाए, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यहाँ गलत टाइप है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ये 25 वर्ड हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ड़, ध, ये दोनों क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4। आगे देखते हैं।
उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। श, 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 ह। ये क्या है? उष्म व्यंजन है। आगत व्यंजनों की संख्या क्या है? 2। ज, फ, ज, फ। ये क्या है? आगत। ये विदेशी भाषा है, सॉरी विदेशी वर्ड है जो हमारे वर्णमाला में यूज होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ हमारा किससे मिलता है? तो छ हमारा क प्लस श से मिलके बनता है। त्र किससे बनता है? त्र प्लस र से। ज्ञ किससे बनता है? तो ज प्लस इ से। उसी प्रकार श्र हमारा बनता है स प्लस र से। ये हमने सभी संयुक्त व्यंजनों को बता दिया। आगे देखते हैं। इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आपको ये जो मैं बताने जा रही हूँ शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? पढ़ हम व्यंजन रहे हैं लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं? अर्ध स्वर। तो हमसे बताना है हमें कि व्यंजनों में अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो व्यंजनों में अर्ध स्वर कहते हैं य और व को। य और व को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो लुंठित व्यंजन कहते हैं र को। र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि र को बोलने में हमारा जो जिह्वा है वो क्या होता है? मुड़ जाता है बिल्कुल। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। क्या है? तो र है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ल को। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि मैं वर्णमाला को एक एक पॉइंट को आप लोगों को बता रही हूं। आगे देखते हैं। इससे ज्यादा बारीकी से कोई क्या समझाएगा? अब पढ़ते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। तो हमें वर्णमाला में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो 19। कितने होते हैं? 19। कौन कौन से? क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। य, र, ल, व जो है ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ लिखा है ना अंतस्थ वर्ण। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। अगर हमसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है कि महाप्राण है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण। अल्पप्राण के टोटल संख्या कितनी है? 19 है। अब आते हैं महाप्राण पे। महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा तो हमने पहले ही ले लिया था। तो एक वर्ग में कितने दो कौन कौन से और बचे? तो दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो बचा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा महाप्राण हो जाएगा। और उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, श, श, ह। तो देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, 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 ह। ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। क्या है? महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14 है। आगे देखते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण
तथा, फ, श, श, क्या हो जाएगा? अघोष व्यंजन होगा। प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? तो 5। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। कितने होते हैं? 5। तो हमसे क्या कहा है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी कि क और ख। क और ख क्या होंगे? अघोष होंगे। क और ख क्या होंगे? अघोष होंगे। तो 5 वर्ग होता है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो 5 वर्ग होता है, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर हम प्रत्येक वर्ग में से 2-2 वर्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 10। 4 ये टोटल कितना हो गया? 14। तो अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 14। कितनी हो गई? 14। अब आते हैं सघोष पे। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड, ढ, य, र, ल, ध और ह, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे सघोष व्यंजन। क्योंकि पहला और दूसरा वर्ड तो हमने अघोष में ही ले लिया था, तो बचा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। जब तीसरा, चौथा, पांचवा बचा, तो प्रत्येक वर्ग में से अगर हम 3-3 वर्ड लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में अगर हम ये काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 15 में 7 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो अगर हमसे पूछे कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा? तो सघोष वर्णों की संख्या होती है, यहां देखिए ध नहीं रहेगा, अभी हमने ध्यान दिया, व रहेगा। यहां क्या रहेगा? व और ह। सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 22। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा ड, ढ, य, र, ल, व और ह, ये क्या हो जाएंगे? सघोष व्यंजन। क्या हो जाएंगे? सघोष व्यंजन। अगर हमसे पूछे कि स्वर हमारे सघोष होते हैं कि अघोष होते हैं, तो स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब आते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक की सहायता से करते हैं उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। जैसे अंग, य, ड़, न, म, इन पांचों का जो उच्चारण होगा वो कैसे होगा? तो इन पांचों का उच्चारण हमेशा नाक की सहायता से किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। अब हम ये पढ़ेंगे कि किसका उच्चारण किससे होता है। तो कंठ से किसका उच्चारण होता है? कंठ से उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग और ह का। इससे किसका उच्चारण होता है? कंठ से किसका किसका? तो कंठ से उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग और ह। अभी आप सोचेंगे कि अभी हमने बताया कि अंग, य, ड़, न और म, इन सभी का तो उच्चारण नाक से होता है। तो नाक से होता है, लेकिन कंठ और नाक दोनों से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नासिक किस कहते हैं। इन सबों में जो कॉमन है वो क्या है? नासिक। यानी कि नाक से इन दोनों का, इन पांचों का उच्चारण होता है। कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग और ह। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य, श और य। ये क्या है? तालव्य हैं। मूर्धन्य कौन कौन से हैं? कंठ जो होता है वो होता है गला। तालव्य मतलब तालु। मूर्धन्य मतलब क्या होता है? मूर्धा। दंत मतलब दांत होता है। ओष्ठ मतलब ओठ होता है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कंठ क्या, कंठ से कैसे उच्चारण हो। कंठ मतलब गला। हम क जो होता है वो गले से बोलते हैं, ख क्या है? गले से बोलते हैं, तो क्या हो गया? कंठ वर्ण हो गया। तालव्य, तालव्य जो हमारे
जिह्वा के पास होता है उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। च छ जो जिह्वा के ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तालु। तो देखिए तालु से किसका उच्चारण होता है, यानी तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? च छ ज झ ञ श और य। मूर्धन्य कौन से हैं? ट ठ ड ढ और ये ढ भी इसी में आएगा, यानी कि मूर्धा से ही इसका उच्चारण होता है। ड़ और श। दंत में त थ द ध न, इन सभी का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। ओष्ठ वर्ण होते हैं प फ ब भ म, क्योंकि बिना ओठ को या बिना ओठ की सहायता से आप प कभी नहीं बोल सकते। आप उसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। प का उच्चारण हमेशा ओठ की सहायता से ही होता है। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओठ दोनों को मिलाकर किसका उच्चारण होता है? तो वो होता है व का। किसका? व का। वो जो होता है इसका उच्चारण दंत और ओठ, दंत और ओठ दोनों के साथ मिलने से ही व का उच्चारण होता है। ये रहा हमारा आज का वर्णमाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को क्लियर करा दी होंगी। इससे अधिक वर्णमाला में आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर फिर भी क्वेश्चन बनता है तो मैं उन क्वेश्चनों को भी वन लाइनर में करा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।